हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दूसरा। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे जैव प्रक्रम यानी लिविंग प्रोसेस। अब दोस्तों दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। दूसरे चैप्टर में क्या है? तो फ्रेंड्स दूसरा चैप्टर दिया गया है नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। सेकेंड चैप्टर है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे सेकेंड चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों ये पार्ट का नाम है, सेकेंड चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नियंत्रण एवं समन्वय में क्या क्या दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहली इसमें क्या डेफिनेशन दी गई फ्रेंड्स। तो पहला दिया गया है टॉपिक तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। फ्रेंड्स हम लोगों के शरीर में जो जितनी भी प्रकार की हड्डियां होती हैं और जो शरीर का ढांचा बना होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। यानी जो शरीर बना है जिसमें दोस्तों ढांचा है, बहुत सारी हड्डियां हैं, पसलियां, रीढ़ की हड्डी, जिसे दोस्तों मेरुदंड बोलते हैं। तो इन सब चीजों से जो जो चीजें मिलकर बनी होती है वो क्या कहलाता है? वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब दोस्तों इस तंत्रिका तंत्र को कैसे नियंत्रित करते हैं और उसके साथ कैसे समन्वय स्थापित करते हैं, तो आइए दोस्तों इस टॉपिक में इसी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र में देख लेते हैं क्या है। नियंत्रण एवं समन्वय। क्या लिखेंगे दोस्तों? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक। तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक। तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। द्वारा प्रदान किया जाता है। पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है तंत्रिका तंत्र। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं। तंत्रिका कोशिकाओं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के। दोस्तों न्यूरॉन क्या होती है? एक ग्लैंड होती है, एक पेशी होती है। क्या होती है? एक पेशी होती है। न्यूरॉन के एक संगठित न्यूरॉन के एक संगठित न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। जाल का बना होता है। न्यूरॉन से संगठित एक जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को और यह सूचनाओं को और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा विद्युत आवेग के द्वारा विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से शरीर के एक भाग से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है या ले जाता है। अब आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हम लोगों का ये हाथ होता है। अब जैसे ही हाथ में हम लोग इसको ऐसे टच करेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि ये चीज़ें हमको कोई चीज़ छू रही है दोस्तों, स्पर्श कर रही है। जैसे दोस्तों हम लोग कहीं बैठे हैं और कोई आकर कीड़ा कहीं पर हाथ या पैर में चढ़ जाता है तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है, तुरंत हम उस स्पर्श को महसूस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें महसूस कैसे होती हैं? तो जहाँ पर कोई चीज़ स्पर्श करती है उसके द्वारा वहाँ से क्या होता है? एक संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को दोस्तों, जैसे यहाँ पर किसी चीज़ ने या किरण दोस्तों यहाँ पर हमको क्या किया? स्पर्श किया। तो दोस्तों ये सूचना किसके द्वारा जाती है? यह सूचना विद्युत आवेग के द्वारा हमारे कहाँ पहुंचती है? मस्तिष्क में पहुंचती है। और उस मस्तिष्क के द्वारा हम लोग ये चीज़ को सोच पाते हैं कि हमारे शरीर में हमारे पार्ट में किसी चीज़ ने स्पर्श किया है और हम लोग उन सब चीज़ों को जान जाते हैं। जैसे दोस्तों इस तरीके से अपना हाथ है, इसे जैसे इसे टच करेंगे तो इस स्पर्श को हमारा माइंड तुरंत से रीड कर लेगा। तुरंत से दोस्तों हम लोगों का जो मस्तिष्क है वह इस चीज़ को पढ़ लेगा, समझ लेगा कि यहाँ पर कोई चीज़ हमें स्पर्श कर रही है और उस चीज़ को हम लोग जान जाएंगे। दोस्तों इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा हम लोग
ठंडे और गर्म चीज़ों का अनुभव करते हैं। जैसे यदि बर्फ़ को हाथ से छुएँगे तो उसमें क्या होगा, हमें ठंडक का अनुभव होगा। यदि चाय को छुएँगे दोस्तों तो गर्म चाय होती है, तो उस चीज़ से हमें उस ऊष्मा का अनुभव होगा कि ये वस्तु गर्म है या कौन-सी वस्तु ठंडी है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? हमें ऊष्मा यानी कि गर्म चीज़ों की पहचान करना और ठंडी चीज़ों की पहचान करना। ये दोस्तों तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है। हम वस्तुओं की प्रकृति को पहचानते हैं। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र कार्य किसके द्वारा करती है? ये तंत्रिका तंत्र कार्य करती है विद्युत आवेग के द्वारा। दोस्तों यहाँ से सूचना विद्युत आवेग के द्वारा कहाँ पहुँचती है? सीधे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क इस चीज़ को रीड करता है, इस चीज़ को बताता है कि कोई चीज़ जो है वो हम लोगों के तंत्रिका तंत्र से स्पर्श कर रही है। तो दोस्तों ये सब क्या कहलाता है? जो जाल बना होता है पूरे शरीर में, यह कहलाता है तंत्रिका तंत्र। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा टॉपिक क्या दिया गया फ्रेंड्स। तो दूसरा टॉपिक दिया गया है संवेदी अंग। दोस्तों क्या है? मानव संवेदी अंग, मानव संवेदी अंग। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं और इनमें कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो होती है ग्राही की। क्या होती है? ग्राही। अब ग्राही क्या कार्य करता है? किसी सूचना को किस तरीके से रीड करता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव संवेदी अंग में ग्राही क्या कार्य करता है। ग्राही तंत्रिका, ग्राही तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका के, तंत्रिका कोशिका के, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से, जो वातावरण से सूचनाओं का, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही, ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में, हमारी ज्ञानेंद्रियों में, ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से वो अंग होते हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला अंग कौन सा है। तो दोस्तों पहला अंग होता है कान। तो यहाँ पर स्टार क्वेश्चन बनाएंगे इस तरीके से और लिखेंगे कान, कान में। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कान में क्या होता है। सुनना। दोस्तों कान का कार्य क्या होता है? सुनना। और सुनकर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? शरीर का संतुलन बनाते हैं, शरीर का संतुलन बनाते हैं। दोस्तों जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं पड़ता है, जो व्यक्ति सुन नहीं सकते हैं, उनका क्या है? शारीरिक संतुलन जो है वह बिगड़ जाता है। दोस्तों उनका शारीरिक संतुलन सही नहीं रहता है। जिन्हें कम सुनाई पड़ता है दोस्तों वो क्या होते हैं? चलते हैं तो उनका जो शारीरिक संतुलन है वो दोस्तों बिगड़ा रहता है, कहीं पर उनके फिसलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, ज़्यादा चांस रहते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों दूसरा स्टार पॉइंट है आँख में। आँख में एक दोस्तों कहाँ होता है? कान में होता है। दूसरा कहाँ पे होता है? आँख में। ये दोस्तों जो पार्ट हैं ये सब क्या है? ये मानव के संवेदी अंग होते हैं, इन्हें संवेदी अंग कहते हैं। यही दोस्तों ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये क्या है? आँख क्या करती है दोस्तों? आँख करती है प्रकाशग्राही है। ये क्या करती है? प्रकाशग्राही है, प्रकाश को ग्रहण करती है। और इसके कार्य क्या होता है दोस्तों? इसके द्वारा कार्य होता है देखना। अब दोस्तों प्रकाशग्राही कैसे? आप लोगों को एग्जाम्पल बता देते हैं। सर्दियों के दिनों में दोस्तों जब बहुत कम और सूक्ष्म मात्रा में धूप निकली होती है, यदि हम लोग अपन सूर्य की ओर अपना चेहरा करके और आंखों को बंद करके यदि सूर्य की ओर देखते हैं तो कुछ समय बाद आंखों में जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पूरा जो शरीर है दोस्तों, जो मानव की पूरी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो धीरे धीरे ऊष्मित होने लगती है और पूरे शरीर में ऊष्मा मिलने लगती है। तो दोस्तों हमारी आंखें जो हैं वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा को ग्राही के रूप में ऑब्जर्व करती हैं, अवशोषण करती हैं। यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसे सबसे ज़्यादा अवशोषित जो पार्ट होता है वो आंखों के द्वारा होता है। दोस्तों आप लोग कभी भी सर्दियों में सूर्य की ओर अपनी आंखें करके और आंखों को बंद करके इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि आपका शरीर में जो है ऊष्मा का संचार कितनी तेजी से होता है और बहुत जल्द हमें उस ऊष्मा का अनुभव भी होता है। तो दोस्तों आगामी समय में आने वाली सर्दियां हैं, आप लोग इस प्रैक्टिकल को स्वयं करके देख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है त्वचा में। क्या दोस्तों? त्वचा में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं त्वचा में क्या होता है। ये क्या हो दोस्तों? ये होता है तापग्राही। क्या होता है?
तापग्राही होता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? ये कार्य इसका होता है गर्म तथा ठंडा, गर्म तथा ठंडा। और कैसे ये लोग दोस्तों देख लेते हैं हम लोग? त्वचा के द्वारा स्पर्श करके। कैसे पता लगाते हैं कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है? तो दोस्तों ये हम लोग स्पर्श करके पता करते हैं कि कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है। अब दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगली ज्ञान इंद्री कौन सी है? तो दोस्तों जो अगली ज्ञान इंद्री है वो है नाक में। नाक में, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नाक में क्या होता है। तो फ्रेंड्स नाक में होता है घ्राण ग्राही। क्या होता है दोस्तों? उसे घ्राण बोलते हैं, घ्राण ग्राही कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? गंध या सुगंध का पता लगाना। दोस्तों इससे क्या चलता है पता? गंध और सुगंध का पता चलता है दोस्तों कि कौन सी चीज गंध दे रही है और कौन सी चीज सुगंध दे रही है। तो दोस्तों ये कार्य किसका होता है? नाक का होता है। अब आइए देख लेते हैं जो अगला संवेदी अंग है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगला जो संवेदी अंग है वह है जीभ में। क्या है फ्रेंड्स? जीभ में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जीभ में उसका कार्य क्या होता है? रस संवेदी ग्राही। दोस्तों क्या है जीभ को क्या बोलते हैं? रस संवेदी ग्राही होता है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे दोस्तों स्वाद का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। दोस्तों जीभ क्या करती है? स्वाद का अनुभव कराती है। और दोस्तों जीभ क्या करती है? किसी व्यक्ति के चरित्र का और व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी हमें अनुभव करा देती है। जब उस व्यक्ति से वार्तालाप होती है तो उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें ये सारी चीजें क्लियर कर देती है कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, वो व्यक्ति किस प्रकृति का है, झगड़ालू प्रकृति का है या मित्रालू प्रकृति का है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा पता होता है? ये पता होता है जीभ के द्वारा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये सब दोस्तों जो थे ये सब क्या थे? ये सब थे मानव के संवेदी अंग। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें बोलते हैं मानव संवेदी अंग या ग्राही के रूप में कार्य करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स अगली डेफिनेशन है तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य। क्या लिखेंगे दोस्तों? तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, इनका क्या कार्य है दोस्तों। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। शरीर को, ह्यूमन बॉडी को, शरीर को प्रभावित करने वाली, शरीर को प्रभावित करने वाली, शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में, प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन की सूचना देना तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का कार्य है, तंत्रिका तंत्र का कार्य है। तो दोस्तों ये कार्य किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। ये क्या करता है? शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में उस परिवर्तन के द्वारा उसकी सूचना प्रदान करता है। अब आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं इसमें क्या है। शरीर के विभिन्न अंगों का। दोस्तों ये क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों का, शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य का समन्वय करता है, शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य का समन्वय करता है, समन्वय करता है, समन्वय करता है। पास पास से सूचना प्राप्त करके, पास पास से सूचना प्राप्त करके क्या करता है? पास पास से सूचनाओं को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो पास पास से सूचनाएं प्राप्त करके उनकी व्याख्या करता है, उनकी व्याख्या करता है, उन्हें जस्टिफाई करता है, क्लियरिफिकेशन करता है, उनकी व्याख्या करता है। ऊतक में स्थित,
ऊतक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाने में तंत्रिका तंत्र तक ले जाने में तंत्रिका तंत्र तक ले जाने में तंत्रिका तंत्र के अंगों से तंत्रिका तंत्र के अंगों से आदेश प्राप्त करता है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? यह स्थित तंत्रिका कोशिका में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाने में तंत्रिका तंत्र के अंगों से आदेश प्राप्त करता है कि अब उन चीजों को उस तंत्रिका तंत्र के पास लाया जाए या ना लाया जाए। तो दोस्तों ये कार्य किसका होता है? ये कार्य होता है तंत्रिका तंत्र का। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या दिया गया फ्रेंड्स? तो अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है मानव तंत्रिका तंत्र। दोस्तों क्या है? मानव तंत्रिका तंत्र। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है और यह किस तरीके से कार्य करता है दोस्तों। तो हेडिंग डाल देंगे मानव तंत्रिका तंत्र। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों? इसका पहला भाग होता है मानव तंत्रिका तंत्र का मेरुरज्जु। क्या होता है दोस्तों? मेरुरज्जु। और दोस्तों इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है मस्तिष्क। क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे हेडिंग? मेरुरज्जु। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहली जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु दोस्तों डाल देते हैं हेडिंग और आइए देख लेते हैं ये क्या होती है दोस्तों। ये मेरुदंड होती है दोस्तों। पूरा शरीर जो है पूरे शरीर की तंत्रिका इसी के द्वारा समन्वित की जाती है या इसी के द्वारा दोस्तों बाउंडेशन में रहती हैं, एक बंडल बनाती हैं, एक पूरा जाल बनाती हैं मानव शरीर में। तो क्या कार्य होता है दोस्तों इसका? पूरे शरीर में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? पूरे शरीर में तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। एक बंडल में मिलती हैं। मेरुरज्जु। मेरुरज्जु तंत्रिका की बनी मेरुरज्जु तंत्रिका की बनी होती है। मेरुरज्जु किसकी बनी होती है दोस्तों? तंत्रिका की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है जो सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन
तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो दोस्तों ये कार्य किसका होता है? ये कार्य होता है मेरुरज्जु का, यानी जो मेरुदंड होती है, जो शरीर में पूरा एक कंकाल का ढांचा बना होता है, जो बंडल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। अब आइए दोस्तों इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, अगला टॉपिक डालेंगे हम लोग, मानव मस्तिष्क। आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव मस्तिष्क जो है वो किस तरह से कार्य करता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, या किस तरीके से पूरी अपनी क्रियाविधि को अंजाम देता है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, क्या है मस्तिष्क? मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, पहली हेडिंग क्या है, पहला कौन सा भाग है। तो दोस्तों पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। कौन होता है पहला भाग? अग्र मस्तिष्क। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, पहला भाग क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, अग्र मस्तिष्क जो होता है वह किस तरह का कार्य करता है दोस्तों। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल कैसा होता है दोस्तों? यह सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं, या किस तरीके के कार्य करता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अग्र मस्तिष्क के कार्य। अग्र मस्तिष्क के कार्य। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से अग्र मस्तिष्क अपने कार्यों को करता है। मस्तिष्क
मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। सोचने वाला भाग होता है। दोस्तों जो अग्र मस्तिष्क होता है वह क्या होता है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को थिंक करते हैं, सोचते हैं, उनके बारे में समझते हैं। वह मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, उसे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। दोस्तों यह कैसा होता है, ये बहुत ही जटिल और विशिष्ट भाग होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, कॉम्प्लिकेटेड और विशिष्ट दोस्तों वेरी वैल्यूबल भाग होता है ये मानव मस्तिष्क का। इसके द्वारा हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं, सोचते हैं और उनके बाद में उनमें निर्णय लेते हैं कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ों को हमें करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मस्तिष्क का यही कार्य होता है, हमें अच्छी सूचनाओं को प्रदान करता है। और दोस्तों इसी के अपोजिट क्या चलता है, मानव का मन चलता है दोस्तों। तो मन और मस्तिष्क में कभी आपस में बनती नहीं है दोस्तों, ये आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि मस्तिष्क जिस चीज़ को मना करता है मन उसी चीज़ के लिए आतुर रहता है। लेकिन दोस्तों हमेशा किसकी सुननी चाहिए, हमेशा मस्तिष्क की सुननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मस्तिष्क जो है हमेशा अच्छी सूचनाओं को बताता है और हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों पहला इसका क्या पॉइंट है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, कौन भाग होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। दूसरा दोस्तों इसका क्या भाग है, तो ये दोस्तों पहला पॉइंट है। अब आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट क्या है, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, ऐच्छिक ऐच्छिक कार्यों को ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। दोस्तों अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, ये ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, तो तीसरा पॉइंट है सूचनाओं को याद रखता है। दोस्तों इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, ये सूचना को याद रखता है। याद रखता है दोस्तों, कैसी सूचनाओं को याद रखता है, जो हम लोग एक बार किन चीज़ों को देख लेते हैं और वो उनकी छवि मस्तिष्क में बन जाती है, तो उन चीज़ों की एक इमेज बन जाती है। जैसे दोस्तों मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, जैसे हमें कोई चीज़ एक देखनी हो या दोस्तों हमने कोई एक पॉइंट ऐसा पढ़ा हो जिस पॉइंट को हम हमेशा याद रखते हैं, उस पॉइंट को कभी नहीं भूले हो, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, बहुत से जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क होता है उसे गैलरी भाग भी कहते हैं। यानी आजकल की भाषा में जो फोन्स में क्या होती है, गैलरी होती है, जहाँ पर छोटी छोटी दोस्तों फोटो होती हैं, सेव रहती हैं, उसी तरीके से ये मस्तिष्क का भाग होता है। इसमें भी छोटी-छोटी सी इमेज बन जाती हैं और इमेज जो है वो सदैव सेव रहती हैं, क्योंकि हम यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिस व्यक्ति की दोस्तों छाप हम लोग कभी भूल नहीं पाते हैं, तो उस व्यक्ति की जो मुख मुद्रा है, उस व्यक्ति की जो इमेज है, वो दोस्तों एक माइंड में सेट हो जाती है, सेव हो जाती है। जब वह मनुष्य में कहीं पर भी दिखाई पड़ता है तो उस चीज़ को हम पहचान जाते हैं दोस्तों, उसके कार्य के द्वारा, उसके किए गए दोस्तों बहुत सारे अच्छे-अच्छे जो कार्य होते हैं उनके द्वारा, उसके साथ जो व्यवहार होता है, उसका जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसके द्वारा उसकी एक इमेज जो है वो मस्तिष्क में सेव हो जाती है। तो दोस्तों जिस भाग में वो चीज़ें सेव होती हैं, हम लोग जिसे मेमोरी पार्ट भी कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अब आइए दोस्तों इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसका अगला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है सूचनाओं को याद रखना। तो दोस्तों ये क्या करता है, सूचनाओं को सदैव याद रखता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है शरीर के विभिन्न हिस्सों से शरीर के विभिन्न हिस्सों से शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एकत्रित करना सूचनाओं को दोस्तों क्या करता है, एकत्रित करता है, एकत्रित करना तथा उनका समायोजन करना तथा उनका समायोजन करना। तो दोस्तों ये कार्य इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी शरीर के विभिन्न हिस्सों की सूचनाएं रखता है दोस्तों अपने पास और उनका समायोजन यानी उनका जो भी समाधान होता है उस समाधान को पूरा करता है। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, मानव मस्तिष्क कहलाता है। अब आइए दोस्तों इसका आप लोगों को चित्र देख लेते हैं कि इसका चित्र किस तरीके का बना होता है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसकी जो इमेज है वो इमेज किस तरीके की होती है और इसमें कहाँ अग्र मस्तिष्क होता है, कैसा दोस्तों ये दिखाई पड़ता है, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका चित्र कैसा होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं ये इसका चित्र बना है फ्रेंड्स इस तरीके से, ये दोस्तों भाग है। अब देख लेते हैं ये किस तरीके का बना है दोस्तों। ये तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ये प्रमस्तिष्क दिया जिसे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ये दोस्तों क्या है, ये कपाल है जिसे खोपड़ी बोला जाता है दोस्तों, कपाल या खोपड़ी होती है। ये क्या है दोस्तों, ये भाग जो है मध्य मस्तिष्क का है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये मध्य मस्तिष्क का होता है, इसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं दोस्तों। ये जो है मेरुरज्जु जो है, यानी जो मानव दोस्तों जो ये मानव माइंड है यानी मानव मस्तिष्क है उसके जो यहाँ से एक रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है इसी के साथ में दोस्तों, तो ये मेरुरज्जु होती है। और उसी के पास में दोस्तों क्या होता है, ये अनुमस्तिष्क होता है। ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला पार्ट दोस्तों ये अनुमस्तिष्क कहलाता है। उसके आगे का दोस्तों ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं, ये मेड्यूला है।
यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया गया ये पोन्स है, पोन्स का भाग होता है दोस्तों। ये क्या है? हाइपोथैलेमस दोस्तों है, जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या है दोस्तों? ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि कहलाती है। तो दोस्तों ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट क्या है? ये मानव मस्तिष्क का पार्ट है। तो दोस्तों आप लोग इसका नामांकित चित्र भी समझ लें, और इस चित्र को आप लोगों को बनाना भी है। ये मानव मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों। आइए आइए देख लेते हैं इसके और जो मुख्य पार्ट है, यानी पहला पॉइंट हमने देख लिया है कि प्रामस्तिष्क होता है। अब आइए दूसरा देख लेते हैं, और उसके बाद में इसके 3 जो मुख्य पार्ट होते हैं, उन पार्टों को हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका जो अगला पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसका अगला पॉइंट क्या है, आइए डाल लेते हैं हेडिंग। तो दोस्तों पहला था अग्र मस्तिष्क या प्रामस्तिष्क इसको बोलते थे। अब दोस्तों ये क्या है? इसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। तो आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं मध्य मस्तिष्क क्या होता है। अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है दोस्तों। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? यानी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जैसे सिर, गर्दन आदि। तो दोस्तों इनकी क्रियाओं को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। जो ये कार्य करते हैं उन चीजों का ये विरोध करता है और उन चीजों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों क्या होता है? जैसे अनैच्छिक चीजों को नियंत्रित करना, जैसे जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, पुतली के आकार में, पुतली के आकार में परिवर्तन। जैसे क्या है दोस्तों? पुतली के आकार में परिवर्तन। सिर, गर्दन आदि, सिर गर्दन आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। दोस्तों इनका कार्य क्या होता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और दोस्तों इनमें क्या होता है? सिर, गर्दन आदि इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। अब आइए दोस्तों इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं, पश्च मस्तिष्क क्या होता है। अब आइए फ्रेंड्स डाल लेते हैं हेडिंग। क्या पॉइंट है दोस्तों? अगला पॉइंट दिया गया है मस्तिष्क का भाग है पश्च मस्तिष्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्च मस्तिष्क। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पश्च मस्तिष्क क्या होता है, किस तरीके से अपनी क्रियाविधि करता है। यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को, यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को, यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को, यह भी दोस्तों क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे, सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, जैसे रक्तदाब, रक्तदाब। दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, यानी बीपी। रक्तदाब को दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। लार आना, लार आना। दोस्तों लार आना क्या होता है? जैसे कोई स्वादिष्ट चीज देखी, तुरंत से व्यक्ति के मुंह में दोस्तों क्या होता है? लार आ जाता है। उद्दीपन और दोस्तों अनुक्रिया उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी चीजों को हम लोग देखते हैं, तुरंत से ये कार्य होने लगता है। जैसे दोस्तों कहीं पर भी गोलगप्पा दिखाई पड़ा, फटाक से एकदम आप लोग समझ गए होंगे कि लार कहाँ पे आना है दोस्तों। लार आना तथा वमन, लार आना तथा वमन। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क स्थित, स्थित मेड्यूला द्वारा, पश्च मस्तिष्क स्थित मेड्यूला द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है, मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है।
तो दोस्तों ये किसका भाग होता है? ये भाग होता है पश्च मस्तिष्क का। अब दोस्तों इसके कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, यानी इसके भी पार्ट होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट स्टाइल में इसके छोटे छोटे पार्ट, ये पश्च मस्तिष्क के कौन कौन से पार्ट होते हैं दोस्तों। तो आइए इसका पहला पार्ट देख लेते हैं कि पश्च मस्तिष्क का पहला पार्ट क्या होता है दोस्तों। उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अनुमस्तिष्क किस तरीके से क्रियाविधि करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं की यह ऐच्छिक यह ऐच्छिक क्रियाओं की यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा शरीर की तथा शरीर की संस्थिति शरीर की संस्थिति तथा तथा संतुलन को नियंत्रित करती है। शरीर के संतुलन को दोस्तों क्या करती है? नियंत्रित कर देती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जैसे इस तरीके से उनका नियंत्रण होता है दोस्तों। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पैन उठाना क्या है, जैसे पैन नीचे गिर जाए तो उसे क्या करते हैं हम लोग, पैन उठाते हैं झुककर। दोस्तों यह क्रिया किसके द्वारा होती है? अनुमस्तिष्क के द्वारा होती है। हमें पता चलता है कि कौन सी चीज पड़ी है, हमें उसे कब उठाना है और कैसे क्रियाएं करनी है दोस्तों। तो इस तरीके से कौन सा भाग होता है? ये अनुमस्तिष्क भाग कहलाता है। अब आइए दोस्तों इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इसका अगला भाग क्या होता है। तो फ्रेंड्स दूसरा भाग देख लेते हैं, वो कहलाता है मेड्यूला। क्या कहलाता है? दूसरा भाग होता है दोस्तों, वो कहलाता है मेड्यूला। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मेड्यूला का क्या कार्य होता है। यह अनैच्छिक कार्यों का यह अनैच्छिक कार्यों का यह अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करती है। अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करती है। यह अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करती है। जैसे जैसे रक्तचाप यानी क्या बोलते हैं दोस्तों को, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, वमन आदि। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को कौन नियंत्रित करता है? तो जो शरीर का दोस्तों पश्च मस्तिष्क का जो एक भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेड्यूला, तो उसे मेड्यूला नियंत्रित करता है। अब आइए दोस्तों इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स का अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कहलाता है पॉन्स। क्या कहलाता है दोस्तों? पॉन्स अगला पार्ट होता है। पश्च मस्तिष्क का दोस्तों अगला पॉइंट होता है जो कहलाता है पॉन्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यह क्या कार्य करता है, पॉन्स के द्वारा क्या क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों पॉन्स क्या है? यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करना ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये पॉन्स के द्वारा होता है दोस्तों। जैसे हम लोग कोई एक काम कर रहे हैं या कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, तो दोस्तों बीच में क्या है, सांस नहीं लेते हैं, सांस को रोक जाते हैं, उस श्वसन क्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। तो वो दोस्तों किसके द्वारा होता है? ये होता है पॉन्स के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित होता है दोस्तों? ये होता है पश्च मस्तिष्क में, यानी मस्तिष्क के पिछले भाग में। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों इसका अगला पॉइंट क्या होता है? मस्तिष्क की सुरक्षा। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है फ्रेंड्स। तो हेडिंग डाल लेते हैं मस्तिष्क की सुरक्षा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होने वाली है, उसकी रक्षा कैसे हम लोग करते हैं, किस तरीके से अपना मानव मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित रहता है, उसकी देखभाल कैसे होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ पर स्थित होता है। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है
हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर तरल पूरित बॉक्स के अंदर तरल पूरित तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। तरल पूरित गुब्बारे में दोस्तों क्या होता है? मस्तिष्क होता है। जो प्रघात जो प्रघात अवशोषक जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है अवशोषक का कार्य करता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है तरल पूरित, इसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं दोस्तों और इसे हाईलाइट भी कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इस शब्द का अर्थ समझ सकें। तो दोस्तों ये जो तरल पूरित शब्द है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है जो मानव का मस्तिष्क होता है दोस्तों। जैसे जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तुरंत अवस्था में आप लोग देखते हैं तो उसके सर से एकदम से गाढ़ा गाढ़ा एक सफ़ेद कलर का दोस्तों तरल पदार्थ निकल पड़ता है दोस्तों, जिसे आम भाषा में हम लोग भेजा भी बोलते हैं दोस्तों। ये भेजा क्या होता है? तरल पूरित गुब्बारे के नुमा में दोस्तों एक हड्डियों का जो ढांचा बना होता है उसके अंदर जो मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है? तरल पूरित होता है दोस्तों। ये एक तरल के आकार का, यानी जैसे गाढ़ा दोस्तों कोई तरल पदार्थ होता है उस तरीके का होता है। यहाँ पर कोई हड्डी नहीं, ना कोई मांस का लोथड़ा होता है दोस्तों। जो मस्तिष्क होता है वह तरल पदार्थ होता है। जैसे ही सूचनाएं दोस्तों विद्युत आवेग के द्वारा यहाँ पर पहुंचती हैं, ये उन सूचनाओं को रीड करके उन पर कार्य करता है, उनमें सोचने समझने की क्षमता उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये कैसा होता है? तरल पूरित पदार्थ कहलाता है। जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है दोस्तों तो उससे जो सफेद कलर का तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भेजा बोलते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है? मस्तिष्क होता है। अब आइए दोस्तों इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस तरीके से मस्तिष्क की रक्षा करते हैं हम लोग, मस्तिष्क को सुरक्षित रखते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। तो अगला पॉइंट है मेरु रज्जु की सुरक्षा। क्या है दोस्तों? मेरु रज्जु की सुरक्षा। मेरु रज्जु की सुरक्षा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं मेरु रज्जु की किस तरीके से सुरक्षा होती है, किस तरीके से उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं। मेरु रज्जु की सुरक्षा। मेरु रज्जु की सुरक्षा। मेरु रज्जु की सुरक्षा। कशेरुक दंड। कशेरुक दंड। मेरु रज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है दोस्तों। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी करती है दोस्तों मेरुदंड की सुरक्षा। तो मेरुरज्जु दोस्तों क्या है? मेरुदंड जो होता है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है जो मेरुदंड होता है दोस्तों। जो दोस्तों मनुष्य के पीछे एक बड़ी सी हड्डी होती है जो मानव के दोस्तों गर्दन से लेकर यानी ग्राही से लेकर एकदम नीचे तक आती है दोस्तों, नितंबों तक आती है, जहां तक दोस्तों पीछे किडनीज होती है वहां तक आती है। ये जो होती है क्या कहलाती है? मेरुदंड कहलाती है। और इसमें कितनी हड्डियां मिलकर बनी होती है मेरुदंड? तो दोस्तों मेरुदंड जो है वह 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अंतिम भाग। तो दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। विद्युत संकेत दोस्तों क्या होते हैं? विद्युत संकेत विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, किस तरीके से ये कार्य करते हैं। विद्युत संवेग विद्युत संवेग केवल उन विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं जो तंत्रिका तंत्र से दोस्तों क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। केवल उन्हीं तक वो सूचनाएं पहुंच पाती हैं। एक विद्युत आवेग
एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। सुचारू करने के लिए दोस्तों क्या करती है? समय लेती है तथा कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये क्या भाग होते हैं? ये भाग होते हैं विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की जो सीमाएं होती हैं दोस्तों, ये उनके भाग होते हैं। अब इसका जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो आइए देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उसे रेड पॉइंट से लिखेंगे ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। दोस्तों यहाँ पर रेड से स्टार्ट करेंगे। जो मुख्य पॉइंट है तो दोस्तों मुख्य पॉइंट क्या है? पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौधों में किसी प्रकार का कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो आइए इसे हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आप लोग ये दोस्तों बात जो है हमेशा याद रखें कि पौधों में किसी प्रकार का कोई तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ हमेशा याद बनी रहे, हमेशा आप लोग इस चीज़ को मेमोराइज रखें। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने मानव मस्तिष्क के कई भागों का अध्ययन कर लिया। दोस्तों जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो क्या आया कि पौधों में किसी प्रकार की कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई तंत्रिका उपस्थित नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। दोस्तों चैप्टर दूसरा चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वय, जिससे हम लोगों ने मानव मस्तिष्क के भाग और उनका दोस्तों नामांकित चित्र भी देख लिया है। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो चित्र दोस्तों आ रहा है उस चित्र को आप लोग जहां पर मानव मस्तिष्क दिया गया उसके साथ में इस चित्र को भी बना लेना और उसको अच्छे से समझ लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और दोस्तों बायोलॉजी आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। पढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।